नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपीपीसीएस आरओ-एआरओ की परीक्षा आपकी होने वाली है और इस परीक्षा के लिए हम आपके साथ संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? और ये 2025 तक के एमसीक्यूज़ हैं, जो भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सब का कंपाइलेशन है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 जानकारियाँ दे दूँ, अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं और आपको पता होगा ये पॉलिटी लगभग सभी परीक्षाओं में आती है। यूपीपीसीएस में लगभग इसमें 20 नंबर का वेटेज रहता है। आरओ-एआरओ में भी अच्छा खासा 12 से 13 नंबर की पॉलिटी पूछी जाती है। यूपीएसआई में भी लगभग 15 से 16 क्वेश्चन्स पॉलिटी के ही आते हैं। तो अगर आप भारत के संविधान को कंप्लीट कवर करना चाहते हैं ताकि आप हर एक क्वेश्चन को डिटेल में आप समझ सकें और उनको अटेम्प्ट कर सकें, तो ये बैच आपके लिए है और इसको अभी शुरू किया गया है। इस बैच से जुड़ने के लिए आप KD01 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है? इसमें जो भी पीडीएफ दी जाएँगी, आप इन पीडीएफ को एप्लीकेशन में तो पढ़ ही सकते हैं, साथ ही साथ इसको डाउनलोड करके इनकी प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस के लिए तैयार हो रहे हैं, तो यूपी जीके उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन आपका पूछा जाता है। साथ ही साथ कंप्यूटर यूपी ट्रिपल एससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 15 अंकों का कंप्यूटर और 20 अंक का यूपी जीके, यानी टोटल 35 अंक आपके कवर होते हैं। तो अगर आप यूपी जीके और कंप्यूटर बैच से जुड़ना चाहते हो, तो KD21 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप यहाँ से जुड़ सकते हो। ये दोनों ही बैच अलग-अलग भी दिए गए हैं। अगर आप केवल कंप्यूटर बैच से जुड़ना चाहते हैं, तब भी जुड़ सकते हैं और केवल अगर यूपी जीके बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हमारे एप्लीकेशन में जाना होगा, रजिस्टर करके वहाँ से ये सारे के सारे बैचेज़ अवेलेबल हैं, आप इनसे जुड़ सकते हो। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम संविधान और राज्य व्यवस्था के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी? यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? यहाँ मैंने बताया था पूर्व की तरफ बंगाल और बंगाल में कलकत्ता। इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से और ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी बातें और की गई थी, जैसे आप इसको थोड़ा-सा रिवाइज़ करो। रेगुलेटिंग एक सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि ये अधिनियम कब आया? 1773 याद रखिएगा। ईयर्स पूछे जाते हैं आपसे और कभी-कभी तो मैच कराने के लिए दे देता है। 1773 के अधिनियम में अगर आप भारत के मैप को देखोगे, ये जो भारत का मैप है, पूर्व की तरफ जब आप जाओगे, तो यहाँ पर है बंगाल और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी, इसी कोर्ट के अंतर्गत बंगाल का क्षेत्र कर दिया गया था। हालाँकि बंगाल में तो स्थापना ही हुई थी। इसके अलावा बिहार का क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता था और उड़ीसा का क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसी कोर्ट के अंतर्गत आते थे, ठीक है? ये जो सुप्रीम कोर्ट था, इसका एक मुख्य न्यायाधीश भी था। ये भी एग्ज़ाम में आपके काफ़ी पूछा जाता है। मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जज, इसका नाम क्या था? इसका नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, नाम याद रखिए, इसका नाम पूछा जाता है। इसके अलावा ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, कहते हैं कि इस अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर रोक लगाई गई थी। भ्रष्टाचार पर रोक लगा दी गई थी। और भी कई सारे प्रावधान किए गए थे, आप इनको रिवाइज़ करिए, मैंने आपको ये सारे के सारे प्रोविज़न्स करवा दिए हैं। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना ये किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? आप बताओगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है? आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। ये भी सवाल आपका पूछा गया है यूपी आरओ-एआरओ 2016 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन से कथन सही है? इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पहला और दूसरा। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। क्या ये सही है? हाँ। इसके बाद इसमें कह रहा है कि जो न्यायालय था, उस न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जज, वो लेवेस्टर थे, लेवेस्टर नहीं था। इसमें जो चीफ जज था, वो था एलिजा इम्पे, इम्पे, ठीक है? ये था चीफ जज। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला वाला केवल सही हुआ, ओनली 1। नंबर तीसरा देखो, 3 नंबर, इसमें सूची 1 और सूची 2 ये दिए गए हैं और कह रहा है कि इनमें सूची के आधार पर मिलान करो, कौन किससे मिलेगा। इसके बाद फिर नीचे कूट दिया गया है और कह रहा है कि उनमें से इस कूट में से सही विकल्प का चयन करो। सबसे पहले नियंत्रण परिषद का मतलब क्या है? कंट्रोल बोर्ड, है ना? कंट्रोल बोर्ड की स्थापना ये किस अधिनियम के माध्यम से हुई?
कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी क्विट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी? मैंने आपको पॉलिटी बैच में बताया था। सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी नियामक अधिनियम। नियामक का मतलब है रेगुलेट करना। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। आगे देखो, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति ये किस अधिनियम के माध्यम से दी गई थी? कि आप आइए और भारत में धर्म का प्रचार-प्रसार करिए। ये किया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम में। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, ये किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी? आप बताओगे चार्टर अधिनियम 1833। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये सारे के सारे अधिनियम हैं। अब आप इनमें से जो ऑप्शन हो आप उसको मैच करा लीजिए। तो डी का हो जाएगा चौथा, सी का हो जाएगा तीसरा, बी का हो जाएगा पहला और ए का हो जाएगा दूसरा। ये भी यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया है 2003 में। आगे बढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर चौथे में आ जाओ। निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है? कौन-सा ऐसा अधिनियम है जिससे अंग्रेजी शिक्षा की भारत में नींव पड़ती है? चार्टर अधिनियम 1813। ये जो चार्टर अधिनियम 1813 है, ज़रा गौर करना। इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ रुपए निर्धारित किए गए थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शिक्षा के लिए खर्च करेगी। तो ज़ाहिर-सी बात है ये ऑप्शन आपका सही होगा। 1813 से कहीं न कहीं भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ती है। नेक्स्ट देखो, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823, इसमें दरअसल ये जो कमेटी थी, इसमें आंग्ल शिक्षा के समर्थक भी थे और इसमें प्राच्य शिक्षा के भी समर्थक थे। इसमें जो आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे, उनका जो नेता हुआ करता था, आंग्ल शिक्षा के समर्थक, ज़रा गौर करना, आंग्ल शिक्षा के समर्थक और इन समर्थकों का जो नेता था, वो था ट्रेवेलिन। ट्रैवलिंग। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। मुझे बताओ, प्राच्य शिक्षा के जो समर्थक थे, उनमें से उनका लीडर कौन था? इनका लीडर था एचटी प्रिंसेप। एचटी प्रिंसेप। याद आ रहा है कुछ? तो इसमें आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे, यानी कि ये वाला जो इंस्ट्रक्शंस जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 में जो आया था, इसमें भी आंग्ल शिक्षा को समर्थन दिया गया था। इसके अलावा प्राचीविद और आंग्लविद ये तो थे ही। तो ख़ैर सारे के सारे इसमें सही हो जाएँगे, यानी कि 1, 2 और 3, डी पार्ट सही होगा इसका। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5वाँ। 5वें में कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? मैंने आपको कई सारे अधिनियम बताए थे। इसमें से चार्टर्स की श्रृंखला भी बताई थी। एक चार्टर आया था 1813, एक चार्टर आया था 1833 और एक चार्टर आया था 1853। ये 1833, 1853, 1813 ऐसा क्यों हुआ? 1793 ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 20-20 साल का गैप दिया गया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए 20-20 साल दिए जा रहे थे कि अब आगे आप 20 सालों तक आपका एकाधिकार रहेगा। फिर आगे चल के उसके एकाधिकार पर लगाम लगाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ थी ब्रिटेन में, जो पूर्व से व्यापार करने के लिए लालायित थी, इच्छुक थी। तो और इसके अलावा भी कई सारी राजनैतिक परिवर्तन हो रहे थे ब्रिटेन में। इस वजह से वो सारी की सारी कंपनियों को कहीं न कहीं पूर्व की ओर व्यापार करने की छूट देनी थी। इस वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी लगाम लगाना आवश्यक हो गया था। तो वही सवाल आपसे पूछा है कि ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम के माध्यम से समाप्त किया? क्या बता सकते हो आप? क्वेश्चन नंबर 5वें का सही उत्तर होगा अ, कौन-सा होगा? 1813 या 33 या 53 या फिर 1873? कौन-सा सही इसमें होगा? इसमें सही उत्तर होगा 1813। ए पार्ट सही होगा। आओ ज़रा देखते हैं। 1813 का जो अधिनियम है, उसमें 3-4 बातें आप और याद रखो। मैं बात कर रहा हूँ चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1813, ठीक है? ये जो चार्टर अधिनियम 1813 है दरअसल इसमें और कौन-कौन सी बातें की गई? सबसे पहली बात तो की गई कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अ, अधिकार है, वो 20 साल के लिए बढ़ाया जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे, वो समाप्त किए गए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, समाप्त किए गए लेकिन चाय और चीन को छोड़कर। अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो चीन के साथ व्यापार कर रही थी, जो चाय का व्यापार कर रही थी, इस पर उसका एकाधिकार बना रहेगा। इस पर उसका एकाधिकार बना रहेगा। लेकिन बाकी के साथ उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार
ये समाप्त हो गया। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? इसके अलावा 1813 में और क्या कहा गया? इसमें ईसाई मिशनरियों को भारत आने का न्योता दिया गया, यानी कि ईसाई मिशनरियों को अलाउड कर दिया गया कि वो भारत आ सकते थे। ईसाई मिशनरी को भारत आने का या भारत आने की छूट दे दी गई, ठीक है? इसके अलावा इसमें और भी एक परिवर्तन हुआ, हालाँकि कई सारे प्रोविज़न्स डाले गए थे, लेकिन 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें कहा गया कि जो ईसाई मिशन सॉरी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत में शिक्षा और साहित्य के लिए शिक्षा और भारत में साहित्य के लिए ये 1 लाख रुपए सालाना खर्च करेगी। 1 लाख रुपए सालाना खर्च करेगी। ये कौन खर्च करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ? भारत के लिए शिक्षा और साहित्य के लिए। तो ये कुछ प्रोविज़न्स हैं 1813 के। आप याद रखोगे, कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1813। आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। 6 नंबर में कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? फिर से वही ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम के माध्यम से भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? तो ये है 1813 का अधिनियम, 1813 एक्ट, ठीक है? लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया था, अर्थात सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। 7 कह रहा है, ये प्री 2019 में पूछा गया है आईएएस में। चार्टर अधिनियम 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनको पढ़िए और बताइए कि कौन-सा कथन सही है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। क्या ये सही है? अभी-अभी मैंने आपको ऊपर दोनों क्वेश्चन इसी से संबंधित बताए हैं। तो ये तो सही हो गया। दूसरे में आ जाओ। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया था। हाँ, ये भी सही है। कहीं न कहीं जब आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम लगाते हो, तो ये लगाम लगा कौन रहा है? ये लगा रहा है ब्रिटेन में बैठा क्राउन, यानी कि ब्रिटिश संसद। और ये किसके नाम से लगाए जा रहे थे? तो अ, ये जो हम कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम लगाया जा रहा था, ये क्राउन के ही नाम से लगाए जा रहे थे। तो कहीं न कहीं ब्रिटिश राज या क्राउन की संप्रभुता को और मजबूत कर रहा। जैसे-जैसे अधिनियम आ रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नकेल कसी जा रही थी और आगे आने वाला जो साल होगा 1858, हालाँकि 1857 में क्रांति होती है और 1858 में जो अधिनियम आएगा, उसके द्वारा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और सीधे-सीधे भारत की सत्ता चली जाएगी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं। तीसरे में आ जाओ। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में अभी नहीं आएगा। 1813 में कह रहा है ना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारत का जो राजस्व है, वो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण के अधीन आता है, लेकिन कब? 1858 में। और 1858 में मैंने आपको बताया था जब ये अधिनियम आया था, तो उस समय भारत में भारत सचिव की जो परिषद थी, उसको एस्टेब्लिश किया गया था और वो परिषद फिर राजस्व के मसलों पर भी देखेगा, यानी कि भारत में जो राजस्व संबंधी मसले थे, उन पर भी निगरानी करेगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। केवल और केवल 1 और 2 सही है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8वाँ। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? क्वेश्चन नंबर 8वाँ एक बार फिर से पढ़ो। कह रहा है कि ऐसा कौन-सा अधिनियम है, जिसने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ये अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1833। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि चार्टर अधिनियम 1833 जब मैंने पढ़ाया था और शायद आपको पता भी हो, तो मैंने बहुत सारी उसमें बातें बताई थी। चलो यहाँ पर एक बार रिपीट करते हैं। चार्टर अधिनियम, मैं बात कर रहा हूँ 1833 की। ये जो चार्टर अधिनियम 1833 है, इसमें मैंने एक बात बताई थी कि इसमें एक प्रोविज़न आया था और कहा गया था कि जो सरकारी सेवाएँ हैं, गौर करना, इसमें जो सरकारी सेवाएँ हैं, सरकारी सेवाओं में नस्लीय भेदभाव नस्लीय भेदभाव को समाप्त किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। ये मैंने आपको बात बताई थी, ठीक? नस्लीय भेदभाव होता किसके साथ था? नस्लीय भेदभाव का मतलब गोरे और कालों के मध्य नस्लीय भेदभाव होना। अब भारत में शासन कर रहे थे अंग्रेज, गोरे थे और
हम लोग काले थे उनके सामने, तो कहीं न कहीं सरकारी सेवाओं में नस्लीय भेदभाव हो रहा था। अर्थात भारत अब यहाँ पर आपसे चार्टर अधिनियम 1833 में कहा गया है कि भेदभाव को समाप्त किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारतीयों के लिए भी प्रशासनिक द्वार खोले गए थे। अर्थात भारतीयों के लिए भारतीयों के लिए जो प्रशासनिक द्वार इनको खोला गया। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? इसके अलावा और भी कई सारे इसमें प्रोविज़न्स डाले गए थे। तो ये चार्टर अधिनियम अपने आप में काफ़ी बड़ा है। आप चार्टर अधिनियम 1833 के नोट्स निकालिए और इनको रिवाइज़ करिए फिर से। इसमें दरअसल एक बात और कही गई कि सिविल सेवक जो होंगे, यानी सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन होगा। खुली प्रतियोगिता का आयोजन होगा। किसके लिए? ये होगा सिविल सेवकों के चयन के लिए। ठीक है? लेकिन इसमें ये जो बात कही गई थी, ये केवल और केवल कागज़ों पर ही रह गई। क्यों? क्योंकि उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का दबदबा था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध कर दिया और ये जो बात थी, ये ठंडे बस्ते में चली गई। अर्थात ये जो प्रयास होने जा रहा था 1833 के अधिनियम से, ये प्रयास असफल हो गया। तो ख़ैर वापस आओ ज़रा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या कह रहा है? भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए और इसमें से सही विकल्प कौन-सा है, उसका चयन करो। सबसे पहला कथन कह रहा है कि इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। ये गलत है, 7 नहीं हुई थी। कितनी हुई थी? दरअसल दरअसल ये जो अधिनियम है 1861, अभी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ लो सारे। दूसरे में कह रहा है कि विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 की गई थी। क्या ये सही है? कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 की गई थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया था। ये भी सही है। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में भेदभाव नहीं किया गया था। पहला गलत हो जाएगा, यहाँ दूसरा और तीसरा सही होगा। अब ज़रा वापस आओ अपने 1861 के अधिनियम में। कुछ बातें मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ। भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1861 1861 इसमें कौन-कौन सी बातें कही गई हैं? सबसे पहली बात तो आप याद रखोगे ये जो 1861 का अधिनियम है, परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली वाली कैबिनेट में बदल दिया गया। अर्थात इसी में पोर्टफोलियो सिस्टम को मान्यता दी गई थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो परिषद थी गवर्नर जनरल की, इस परिषद को पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो प्रणाली वाली कैबिनेट में प्रणाली वाली कैबिनेट में बदल दिया गया। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा ये जो पोर्टफोलियो कैबिनेट वाली प्रणाली थी, अर्थात यहाँ पर अब पोर्टफोलियो बदले जाएँगे, जो विभाग होंगे उनका आवंटन किया जाएगा, जैसे राजस्व विभाग या फिर हम कहें सैन्य विभाग, इसका आवंटन किया जाएगा, कानून विभाग, इसका आवंटन किया जाएगा, वित्त विभाग, ठीक है? ये 4 हो गए और इसके अलावा गृह विभाग। तो ये विभागों का आवंटन किया जाएगा। अब इस प्रकार की प्रणाली को अपनाया गया और इन विभागों में 5 सदस्य थे, 5 सदस्य, याद रखिएगा। इसके अलावा विधायी कार्यों के लिए जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या थी, वो 6 से लेकर 12 की गई, 6 से 12 और साथ ही साथ प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में कोई भी भेदभाव नहीं किया गया था। तो पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10वाँ। 10वें में कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और पढ़कर बताइए कि इसमें सही विकल्प कौन-सा है। सबसे पहला दिया है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ये 20 जून 1892 को लागू हुआ था। याद रखिएगा, ये लागू 20 जून 1892 को नहीं हुआ था। ये लागू कब हुआ था? 3 फरवरी को। 3 फरवरी 1893 को ये लागू हुआ था। आगे क्या है? तो ये गलत हो गया। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या 5 थी? ये 10 से लेकर 16 हुआ करती थी। इसके अलावा सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। 1892 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा एक जस्ट वेट मैं इसको थोड़ा-सा ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इसको फिर से पढ़ता हूँ।
24 सदस्यों में से जो गैर सरकारी सदस्य थे, उनकी संख्या 5 थी। दरअसल गैर सरकारी सदस्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, तो 5 नहीं थी इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, ठीक है? तो ये भी गलत हो गया। हाँ, ठीक है, पहला भी गलत है। फिर कह रहा है सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। नहीं, इस अधिनियम के माध्यम से पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। जितने भी अधिनियम हैं, आप उनको एक नहीं कई-कई बार रिवाइज़ करिए, यहाँ से सवाल बहुत पूछे आते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2021 में पूछा गया है। ये सारे के सारे गलत हो जाएँगे। बाद में आयोग ने इसका उत्तर बदला था, तो इसमें सारे स्टेटमेंट्स गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। कौन-सा अधिनियम है ये? ये है 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1892। 1892 में मैंने बहुत सारी बातें कही थी कि ये स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको याद रखिए। चलो देखो, मैं बात कर रहा हूँ भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1800 1892 1892, ठीक? ये जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है, सबसे पहली बात, मुझे बताओ इसमें कौन-कौन से प्रोविज़न्स डाले गए थे 1892 में? आप बताओगे, बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, बहस करने का अधिकार मिला। इसके अलावा क्या पूरक प्रश्न पूछ सकते थे? नहीं, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई सिंपल प्रश्न पूछना है, प्रश्न पूछने के लिए पूर्व सूचना भी देनी पड़ती थी। तो कितने दिन पूर्व पूर्व सूचना देनी पड़ती थी? आप बताओगे 6 दिन पूर्व। ठीक है? फिर से देख लो एक बार, भारत परिषद अधिनियम 1892 में ये प्रोविज़न्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको याद रखोगे। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था, आप कहोगे हाँ। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, आप कहोगे ना। कोई भी साधारण प्रश्न अगर कोई व्यक्ति पूछना चाहता है, तो फिर उसे 6 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अब आ जाओ 12 नंबर। 12 में कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कि सबसे पहले मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। ये कौन सा अधिनियम था? इसको कहते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। इसमें लॉर्ड मॉर्ले कौन था और लॉर्ड मिंटो कौन था? लॉर्ड मॉर्ले था भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो था वायसराय। ठीक है? सबसे पहले इसी अधिनियम के माध्यम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई और ये मुसलमानों के लिए लाया गया था। यानी फूट डालो राज करो वाली नीति अंग्रेज फिर से अपनाना शुरू कर दिए थे। आगे बढ़ो जरा। 1909 का अधिनियम किस लिए था? तो पृथक मताधिकार के लिए था। ए पार्ट ही सही हो जाएगा। और आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो 1909 से कितनी बार सवाल आए और इन अधिनियमों से कैसे-कैसे सवाल बनाए जाते हैं, इसको आप यहाँ पर भली-भाँति देख रहे होंगे। और ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स हमने आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है? संघीय न्यायालय ये किस अधिनियम के माध्यम से बना? मैंने आपको 1935 का अधिनियम बताया, याद करो। इसका उत्तर हो जाएगा 29। 1935 के अधिनियम के माध्यम से संघीय न्यायालय बना। अब यहाँ हो जरा, मैं आपको 2-3 बातें बता दूँ। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, 1935। ये जो अधिनियम है, ज़रा गौर करना, इसमें संघीय न्यायालय बनाने की बात की गई थी क्या? हाँ, इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई है। और एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि ये जो संघीय न्यायालय की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, कब हुई थी? सन याद रखना 1937। इसके अलावा इसी अधिनियम के माध्यम से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा भारत से अलग हो गया, ठीक है? और भी कई सारे जस्ट मिनट, और भी कई सारे जो प्रोविज़न्स थे, वो डाले गए थे इस अधिनियम में, जैसे आरबीआई की स्थापना हुई थी इसी अधिनियम के माध्यम से। इसके अलावा संघीय रेलवे प्राधिकरण की भी स्थापना हुई थी इसी अधिनियम के माध्यम से। संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना हुई, ठीक है? ये सारे के सारे और भी ये काफ़ी बड़ा अधिनियम है। दरअसल जब भारत का संविधान बनता है, तो उसमें जो मैक्सिमम पार्ट है, वो अधिनियम 1935 का ही देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत ब्रॉड है। तो इसमें जो भी मैंने प्रोविज़न्स बताए हैं, सारे के सारे आपको रिवाइज़ करने हैं समय-समय पर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या कह रहा है?
भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था 1937। 16 में आ जाओ। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? द्वैध शासन, डायआर्की सिस्टम। अब ये शब्द आ गया द्वैध शासन। अब इसमें द्वैध शासन में मैं कुछ बातें यहाँ पर लिखता हूँ, जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। सबसे पहले ध्यान दो, मैंने लिखा द्वैध शासन। गौर करना, जैसे ही आपने द्वैध शासन शब्द देखा, आपके सामने 3 सवाल आने चाहिए। कौन-कौन से? सबसे पहले, द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू कब हुई? इस व्यवस्था को शुरू कब किया गया? तो आप बताओगे ये शुरू किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। और ये एक्ट कब आया था? 1784 में। इसके अलावा अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन ये कब शुरू हुआ? तब आप क्या बताओगे? 1919 का अधिनियम। याद रखिएगा सारे सवाल पूछे गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में डायआर्की सिस्टम यानी द्वैध शासन ये कब शुरू हुआ? कौन से अधिनियम के माध्यम से? आप क्या बताओगे? ये है अधिनियम 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये 3 के तीनों स्टेटमेंट्स आपसे कई बार रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में। तो खैर आपसे पूछ रहा है केंद्र में द्वैध शासन, आप क्या बताओगे? सी पार्ट यानी कि 1935 का अधिनियम। ठीक है, आगे बढ़ो। 17 में आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू की? केंद्र में पूछ रहा है ना, तो 1935 का हो जाएगा। और आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 क्या कह रहा है? 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन-सी प्रमुखता या विशेषता या विशेषताएँ हैं? 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है। पढ़ो ज़रा। प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार ने द्वैध शासन की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 18, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। ज़रा यहाँ पर आओ, मैंने क्या बनाया था फिगर? प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किसके माध्यम से आई थी? 1919 का अधिनियम। तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन नहीं, ये गलत है। मुसलमानों के लिए आया था 1909 में। ठीक, ये चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है। 1 और 3 आपके सही हो जाएँगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कह रहा है? भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैध शासन यानी डायआर्की सिस्टम किसे निर्दिष्ट करता है? तो मैंने बताया था डायआर्की सिस्टम जो होता है उसमें जो विषय होते हैं, इन विषय को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। अब इसमें पढ़ो, केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजन होना? नहीं। 2 सरकारें, केंद्रीय और राज्य सरकारों को शुरू करना, ये भी गलत है। 2 शासक समुच्चय लंदन में और दूसरा दिल्ली में होगा, ये भी गलत है। इसके अलावा प्रांतों में प्रत्यायोजित विषय को 2 प्रवर्गों में बाँटा, ये सही है। और आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित यानी रिज़र्व्ड और अंतरित यानी ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बाँटे गए थे। कौन से आरक्षित विषय हैं? ये पूछ रहा है आपसे। न्याय आरक्षित विषय है, बिल्कुल सही है। स्थानीय स्वशासन आरक्षित नहीं है, ये हस्तांतरित है। ठीक है? भू राजस्व ये भी है, पुलिस ये भी है। जो महत्वपूर्ण थे, जैसे रुपए पैसा अंग्रेज़ों के लिए महत्वपूर्ण था, वो अंग्रेज़ों ने खुद रखा। रक्षा अंग्रेज़ों के लिए महत्वपूर्ण था और रक्षा कौन करता है? पुलिस करती है, सेना करती है। इसे अंग्रेज़ों ने अपने पास रखा था। बाकी जो छोटे-मोटे विषय थे, जैसे स्वास्थ्य, ये अंग्रेज़ों ने अपने पास नहीं रखा। ये हस्तांतरित विषय में डाल दिया। तो खैर 1, 3, 4 यानी कि आंसर सही हो जाएगा 1, 3 एंड 4। ठीक? तो हस्तांतरित विषय में जो कानून बनाने की ज़िम्मेदारी थी, वो लोग बनाते थे जो परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। और बाकी विषय जो परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, वो अपने पास रखते थे। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाओ। 21 क्या कह रहा है? किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना करनी है, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा? 1919। अब आपको सिंपल सवाल लग रहे होंगे ये सारे के सारे। भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बनाई गई थी। ये कब बनाई गई थी? पहली बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? यही सवाल आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको अधिनियम 1919 बताया, याद करो। 1919 में मैंने आपको कई सारे पॉइंट्स बताए थे जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। जैसे मैं बात अगर आपसे करूँ अधिनियम
भारत शासन अधिनियम 1919। गौर करना क्या है इसमें? इसमें सबसे पहली बात, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ होना। केंद्र में द्विसदनीय द्विसदनीय व्यवस्था शुरू। इसके अलावा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू। इसके अलावा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी शुरू की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी शुरू। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हो? इसके केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की जो शुरुआत करी गई थी, इसका मतलब है द्विसदन का मतलब है एक हो गया राज्यसभा और एक कौन-सा हो गया? एक हो गया लोकसभा। ठीक है, वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सी पाओ। 23 में है, 23 पढ़ो और उसमें सही उत्तर तक पहुँचो आप। कह रहा है कि केंद्र में ऐसा कौन-सा अधिनियम है जिसने द्विसदनीय व्यवस्था को शुरू किया था? मैंने अभी आपको बताया था। अब देखो वही सवाल है जो यूपी पीसीएस 2008 में पूछा है, एमपी पीसीएस 2013 में। सवाल आयोग और कहाँ से बनाएगा? कुछ सवाल ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अब ये आपको सारे के सारे जितने प्रीवियस ईयर्स हैं, उनको कई-कई बार लगा जाना है और आप देखेंगे कि आपके सामने सवालों की कोई हिम्मत नहीं है कि वो आपसे अटेम्प्ट ना क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करो और कथन दिया है पहला कि 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्स सुधार में 21 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। ये बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखो। दूसरे में कह रहा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ये सही है। दरअसल विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था 1935 के अधिनियम में, ये ठीक है। और आपको पता होगा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन था वो भी समय-समय पर बढ़ाया जा रहा था जैसे-जैसे अधिनियम आते थे। तो केवल और केवल दूसरा सही होगा, ठीक? और आगे बढ़ूँगा, 25 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताइए कि कौन से कथन हैं जो सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। बिल्कुल सही है और आपको पता होगा 1922 से आईसीएस की परीक्षा भारत में होनी शुरू हो गई थी। ये भारत में परीक्षा हुई थी और इसमें ये जो परीक्षा हुई थी दरअसल ये इलाहाबाद में इलाहाबाद में, ठीक है? नेक्स्ट देखो, पहली परीक्षा इलाहाबाद। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का जो प्रतिशत है वो यूरोपियों से अधिक था। हाँ, ये भी ठीक है, यूरोपियों से अधिक था। दरअसल ये जो प्रतिशत है, दिन-प्रतिदिन यूरोपियों से जो रेशियो था वो बढ़ाया जा रहा था। क्यों बढ़ाया जा रहा था? क्योंकि जैसे-जैसे समय बीत रहा था, भारतीयों को खुश करने के लिए उनका जो रेशियो था उसको बढ़ाया जा रहा था। 1919 के अधिनियम में मैंने आपको कई सारी बातें बताई थी। 1919 के अधिनियम में यहाँ पर आओ, इसमें 1-2 बातें और आप याद रखोगे तो 1919 का अधिनियम, ठीक है? सबसे पहली बात लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1926 1926 में। और इसके अलावा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। केंद्रीय जो बजट था, ये राज्य के बजट से राज्य बजट से इसे अलग कर दिया गया, ठीक है? इसके अलावा लंदन में भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया। भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन कार्यालय का सृजन किया गया। तो ये कई सारी बातें थी 1919 के अधिनियम में। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है अर्थात 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी? यानी कि 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था किस अधिनियम से की गई? और ये मैंने आपको पॉलिटी के बैच में कराया है। ज़रा यहाँ पर आओ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के बारे में मैंने क्या-क्या बताया है। एक बार रिवाइज़ करते हैं। ये अधिनियम है 1919 1919 का अधिनियम है और इसमें मैंने बताया था नरेंद्र मंडल के बारे में, ठीक है? इसके बारे में आपने पढ़ा होगा या फिर आप इसको कह सकते हो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस।
अच्छा, ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना का प्रस्ताव लाया गया था, वो किस अधिनियम में लाया गया था? तो आप बताओगे, इसकी स्थापना का प्रस्ताव अधिनियम 1919 में आया था। यहाँ तक बात क्लियर है? अब मुझे बताओ, ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट किस अधिनियम के माध्यम से हुई? तो मैंने बताया 1919। अगर आपसे पूछे कि इसका उद्घाटन हुआ कब? तो उद्घाटन कब हुआ? ये ईयर आपसे अगर पूछे तो आप बताओगे 1921 यानी 1921। और ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था, इसका नेतृत्व कौन करता था? नेतृत्व करता था वायसराय। वायसराय। और ये क्यों बनाया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? ये बस इतनी सी बातें हैं जो आप याद रखोगे। इसका उद्देश्य था आम हितों पर परामर्श देना, यानी जनता के हितों के लिए ये बनाया गया था, आम हितों पर परामर्श करना। ठीक है? ये इसका मुख्य लक्ष्य था। और अगर आपसे पूछे इसमें टोटल मेंबर्स कितने थे, तो अभी आपने सवाल देखा था 120 मेंबर्स, 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? आप बताओगे 1919 1919। और आगे बढ़ो जरा, 27 देख लो। केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन-सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? 1919 के तहत जो निर्वाचन हुए हैं, वो हुए थे 1926, 1945, 1945। ए और सी इसका सही हो जाएगा। 28 नंबर पे भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? अभी मैंने बताया था 1945, 1945। क्वेश्चन नंबर ये था 27 नंबर, 1926 और 1945। तो आपसे पूछ रहा है अंतिम निर्वाचन, तो आंसर हो जाएगा 1945। ठीक है? 1929 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाओ। इसमें कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? सबसे पहले यहाँ पर आओ, मैं 2-3 बातें आपको बता दूँ। आपसे पूछ रहा है कि अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति। तो मैंने आपको एक अधिनियम बताया था। कौन-सा अधिनियम था? 1861, 1861 का ये था भारत परिषद अधिनियम। ठीक? भारत परिषद अधिनियम में मैंने क्या-क्या बताया था? बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन बात चूँकि अध्यादेश की हो रही है, तो सबसे पहले आप अध्यादेश पर फ़ोकस करोगे। मैंने इसी अधिनियम में कहा था कि वायसराय को एक शक्ति प्रदान की गई थी, और ये जो शक्ति प्रदान की गई थी, ये क्या थी? ताकि वायसराय अध्यादेश को जारी कर सके। ये इसको शक्ति दी गई, यानी वायसराय की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूँ कि वायसराय अगर अध्यादेश जारी करता था, तो इस अध्यादेश की अवधि क्या होती? इसकी अवधि होती थी 6 मास। याद रखिएगा दोनों सवाल। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के माध्यम से दी गई? तो आप बताओगे 1861 भारत परिषद अधिनियम। और इसकी अवधि क्या होती? तो आप बताओगे 6 महीने। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा है, सवाल में आपसे पूछ रहा है कि जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो किस अधिनियम से प्रेरित होती है? तो मैंने आपको एक अधिनियम पढ़ाया था संविधान के इतिहास में। ये अधिनियम था 1935, 1935। और 1935 के बारे में मैंने बताया था, ये काफ़ी बड़ा अधिनियम है। और भारत के जो संविधान है, उस संविधान में बहुत बड़ी छाप 1935 की देखने को मिलती है। दरअसल 1935 के अधिनियम को जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि इसमें जो टोटल धाराएँ हैं, ये हैं कितनी धाराएँ? टोटल 321 धाराएँ मैंने बताई थी। और अनुसूचियाँ कितनी बताई थी? अनुसूची, ये टोटल मैंने बताई थी 10 हैं। ठीक है? और इसी अधिनियम के माध्यम से भारत के संविधान में एक आर्टिकल है 123, आर्टिकल 123। ये आर्टिकल इसी अधिनियम द्वारा प्रेरित है। अच्छा, अब मैंने आपको, हालाँकि अभी तक अधिनियम तो नहीं पढ़ाए, लेकिन जैसे ही हम लोग आगे चैप्टर्स अपने पॉलिटी में शुरू करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में बताएँगे, वहाँ पे अधिनियम 100 सॉरी, अनुच्छेद 123 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश से। ठीक है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश ये किस आर्टिकल में है? आप बताओगे 123। अनुच्छेद 135 में कितनी धाराएँ हैं? 321। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 10। ठीक है? और ये जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, ये किस अधिनियम के द्वारा प्रेरित है? तो आप बताओगे अधिनियम है 1935, 1935 का भारत शासन अधिनियम। सही उत्तर हो जाएगा 29 का बी पार्ट। और आगे बढ़ो जरा, 30 में आ जाओ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम, या हम कहें भारत सरकार अधिनियम से। और ये अधिनियम अपने आप में सबसे बड़ा अधिनियम था। क्वेश्चन नंबर 31 में आओ। 31 में क्या कह रहा है? भारत के संविधान में
केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? कह रहा है कि भारत के संविधान में जो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, जैसे आपने अनुसूची नंबर 7 पढ़ा होगा, ठीक है? अनुसूची नंबर 7 में क्या-क्या है? इसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं और ये सूची है, एक है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची, ठीक है? ये 3 सूचियाँ हैं और इन तीनों सूचियों में अलग-अलग विषय निर्धारित हैं। अलग-अलग विषय होने का मतलब है कि शक्तियों का बँटवारा किया गया है। कुछ विषय राज्यों को दिए गए हैं, कुछ विषय संघ को दिए गए हैं और कुछ विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। अर्थात अब आपसे सवाल पूछा है कि ये जो शक्तियों का विभाजन है, ये किस अधिनियम की देन है? बस सिंपल सा सवाल आपसे यही पूछा गया है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है, ये किस योजना का उल्लिखित रूप है? आप बताओगे 31 का सी पार्ट यानी 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है, कौन-सी है? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, बिल्कुल सही है ये। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये गलत हो जाएगा। अवशिष्ट जो विषय थे, ये प्रांतीय विधायिकाओं को नहीं दिए गए थे। ये अवशिष्ट विषय किसे दिए गए थे? ये दिए गए थे गवर्नर जनरल को या हम कहें ये दिए गए थे वायसराय को। ठीक है? तो बी पार्ट इसका गलत हो जाएगा। आगे देखो 1935 का जो अधिनियम है वो प्रांतीय स्वायत्तता की बात करता है। हाँ, बिल्कुल सही है। और इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 में आओ। 33 में कह रहा है, ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। कह रहा है कि किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? क्या बता सकते हो आप मुझे? अ, प्रांतीय स्वायत्तता की बात कर रहा है ना? तो प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब है कि प्रांतों से जो द्वैध शासन था, वो समाप्त होगा, तभी तो स्वायत्त होंगे प्रांत। और ये था 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है? भारत शासन अधिनियम। तो अब यहाँ पर आओ ज़रा, मैं बात कर लूँ आपसे अधिनियम की। अधिनियम कौन-सा? 1935। इसमें 2 बातें याद रखना। कौन-कौन सी बातें? सबसे पहली बात कि अगर आपसे पूछे कि प्रांतों में जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन, ये समाप्त कब हुआ था? या किस अधिनियम के माध्यम से हुआ था? तो आप बताओगे 1935 का। अब मुझे बताओ अगर प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रांतीय स्वायत्तता इसे शुरू किया जाएगा, ठीक है? इसी अधिनियम में एक बात और घटित हुई, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त जब किया गया, तो फिर केंद्र में द्वैध शासन को शुरू कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन द्वैध शासन ये शुरू कर दिया गया और बहुत बार आपसे सवाल पूछा गया है कि केंद्र में द्वैध शासन यानी डायआर्की सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? आप बताओगे 1935 से। सही उत्तर इसका हो जाएगा सी पार्ट। और आगे बढ़ो, 34 में आ जाओ। पढ़ो ज़रा इसको क्या कह रहा है? एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन, इसे किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? सिंपल सा सवाल है, 34 का सी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 35 में आओ। पीसीएस मेंस 2012 में ये सवाल पूछा जा चुका है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ। तो अखिल भारतीय महासंघ शामिल करने का प्रावधान ये किसमें आया था? ये आया था 1935 1935 के भारत शासन अधिनियम में। और मैंने आपको बताया था 1935 के अधिनियम में गौर करो ज़रा, मैं बात कर रहा हूँ 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी और मैंने कहा था कि इसमें अखिल भारतीय संघ का निर्माण करने की बात की गई है। अखिल भारतीय संघ के निर्माण करने की बात की गई है। और ये जो अखिल भारतीय संघ के निर्माण करने की बात की गई थी, इसमें ब्रिटिश प्रांत लिए जाएँगे, भारत में जो ब्रिटिश प्रांत होंगे उनको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भारत में देशी रियासतें थी, उनको लिया जाएगा और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, इन सबको मिला के अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा और राज्य और रियासतों को एक इकाई के रूप में माना जाएगा। राज्य और जो रियासतें होंगी, इनको एक इकाई के रूप में माना जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको अपने बैच में बताई हैं पॉलिटी में, ठीक है? तो वहाँ से आप इसको डिटेल में पढ़िए
और इसके बाद फिर इनके एमसीक्यूज लगाइए और इसके बाद आपकी आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी, चाहे यूपीपीसीएस की हो या फिर लोअर पीसीएस आने वाली है या फिर लेखपाल की आने वाली, पॉलिटी से संबंधित आपके सवाल गलत नहीं होंगे। बस केवल और केवल काम इतना करना है कि पूरा कंप्लीट पॉलिटी बैच की थ्योरी आपको पढ़नी है, फिर उसका रिवीजन करते रहना है और इसके बाद एमसीक्यूज, ये लगातार मैं एमसीक्यूज पूरे के पूरे टॉपिक वाइज आपको करवाऊंगा। ठीक है? तो जितना आपको टारगेट दिया जा रहा है, वो सारा का सारा टारगेट पूरा करिए और इसके बाद आपकी आगे आने वाली वैकेंसी जैसे लोअर पीसीएस, ये सारी आपके हाथों में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी है? भारत सरकार अधिनियम 1919, देखो संघीय शासन व्यवस्था पूछ रहा है, किस अधिनियम ने दी है? तो संघीय शासन व्यवस्था किसने दी है? 1935, ये मैंने आपको बताया हुआ है। 1935, 36 का सी पार्ट सही हो जाएगा। और देखो 37 में, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष जो शक्तियां हैं वो किसके पास थी? ये मैंने आपको बताया था, वायसराय। ठीक है, वायसराय कह दो या फिर आप कह दो गवर्नर जनरल। तो आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38, ये आईएएस 2024 प्री में पूछा गया सवाल है। जरा इसको गंभीरता से पढ़ो और देखो कितना हल्का सवाल है। कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, यानी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जो अधिनियम आया था 1935 का, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से देखो कि कौन से कथन सही है। सबसे पहला, इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ यानी फेडरेशन की स्थापना की गई थी। फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी क्या? 1935 के अधिनियम में, जो कि भारतीय ब्रिटिश प्रांत और साथ ही साथ देशी रियासतों को इसमें शामिल किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही है। रक्षा, विदेशी संबंधी जो मामले थे वो परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में थे। क्या ये सही है? हाँ, ये भी ठीक है। परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में थे जिसमें जो गवर्नर जनरल था, वो लीड कर रहा था। तो ये दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो जरा। 39 में देखो, कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली ये थी। अखिल भारतीय संघ के लिए, फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए। दरअसल फेडरेशन ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से एक नहीं है? भारत सरकार अधिनियम 1935 की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में एक नहीं है। कौन सा है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया गया, ये बिल्कुल सही है। प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, ये भी सही है। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन करना ये निश्चित नहीं किया गया था, सी पार्ट गलत हो जाएगा। और भारत के संघ का प्रस्ताव दिया गया था इसमें, ये भी सही है। नेक्स्ट देखो, यूपीपीसीएस 2010 में सवाल ये पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा एक भारत मिशन अधिनियम 1935 1935 के अधिनियम में स्वीकार किया गया अवयव नहीं है? 1935 के अधिनियम में जितने मैंने पॉइंट्स बताए वो सारे के सारे अगर आपको पॉइंट्स पता है, इस सवाल का उत्तर बड़े आसानी से आप दे दोगे। देश के लिए लिखित संविधान का ये अधिनियम प्रावधान करता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। लिखित संविधान का ये प्रावधान नहीं करता है। ठीक है, आगे देखो। हालांकि उस समय संविधान की मांग उठने लगी थी, लेकिन ये जो कथन कह रहा है ए पार्टी, ये गलत हो जाएगा। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि बनाया गया था, ये ठीक है। दरअसल इसमें जो मताधिकार था, जो नॉमिनेशन था, उसको बढ़ाया गया था। मैंने आपको बताया था कि 10% मतदाताओं को बढ़ाया गया था विभिन्न स्रोतों के आधार पर। और सी पार्ट में क्या कह रहा है? एक संघ बनाने की योजना पर विचार किया गया था, ये भी सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट किया जाना, ये भी ठीक है। ए पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, 42nd में आ जाओ। 42 क्या कह रहा है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ये आपसे पूछा है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल ठीक है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली है? नहीं, स्वतंत्रता मिली थी 1947 के अधिनियम के माध्यम से। तो ये गलत हो जाएगा। इसके द्वारा भारत विभाजन हुआ है? नहीं, विभाजन भी हुआ था 1947 के अधिनियम के माध्यम से। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई थी, ये गलत है। रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे, या तो वो भारत के साथ शामिल हो जाए, या वो पाकिस्तान के साथ चली जाएँ, या फिर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखें, स्वतंत्र रखें। तो इसमें जो सही उत्तर होगा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारतीय संविधान का ये प्रमुख स्रोत है। ठीक है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43, 43 नंबर। ये बिहार बीसीएस में पूछा गया है 2024 में। सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय विधानमंडल में तब्दील कर दिया?
और विधानसभा और विधान परिषद, बिहार विधानसभा और परिषद इसका गठन किया गया था। तो सवाल में आपसे बिहार के बारे में पूछा गया है, जो कि बिहार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, एक अधिनियम की मैंने चर्चा करी थी, ज़रा यहाँ पर देखो। ये अधिनियम है 1935 का, 1935 भारत सरकार अधिनियम, और मैंने कहा था कि 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, ठीक? और ये 6 राज्य कौन-कौन से थे? इन्हीं 6 राज्यों में से एक राज्य है बिहार, जिसमें से एक राज्य था बंगाल, बम्बई और बिहार, ये 3 राज्य। इसके अलावा 3 थे मद्रास, इसके अलावा असम और एक था संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत, ये टोटल थे 6 राज्य। यहाँ पर 1935 के अधिनियम के माध्यम से द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो आंसर में आपसे पूछ रहा है बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के माध्यम से शुरू हुई थी? तो आप बताओगे 1935, ठीक है? और आगे बढ़ो ज़रा, 44 में आ जाओ। यूपीपीसीएस 2011 में मेंस में पूछा गया ये सवाल है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से जुदा किया गया था? तो बर्मा भारत से अलग हुआ था, ये 1935 का अधिनियम था और इसमें बहुत सारी बातें की गई थी, जैसे आरबीआई की स्थापना करना, संघीय न्यायालय की स्थापना करना, भारतीय संघ का निर्माण करना और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत करना, 10% मताधिकार का प्रयोग करना और भी कई सारी महत्वपूर्ण बातें। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, 1935 एक्ट। 45 में आ जाओ, 45 क्या कह रहा है? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे 1936, 42, 46, तो स्वराज पार्टी हो जाएगा सही उत्तर 1934 में, ठीक है? हालाँकि जब आप संविधान सभा का इतिहास जो मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने 1895 का इतिहास बताया था, 1922 का इतिहास बताया था और साथ ही साथ 1934 का इतिहास बताया था। मैंने आपसे कहा था 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की माँग की थी। 1922 में फिर गांधी जी आ चुके थे और गांधी जी ने एक डायलॉग मारा था और इन्होंने कहा था कि भारत के लिए जो संविधान सभा होगी उसका निर्माण भारतीय ही करेंगे। 1934 में एक शख्स आए एम एन रॉय, तो एम एन रॉय के द्वारा अ, संविधान सभा की माँग की गई थी। तो ये तीनों ईयर्स आप याद रखोगे, आपसे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं और खास तौर से गांधी जी का डायलॉग भी पूछा जाता है और 1934 में एम एन रॉय के द्वारा जो संविधान सभा की माँग की गई थी, उसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ो ज़रा, 46 में आ जाओ, 46 क्या कह रहा है? स्वतंत्रता से पूर्व यानी 1947 से पहले के दिनों के प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो संविधान निर्मात्री सभा का विचार ये किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था एम एन रॉय ने। अम्बेडकर साहब गलत हो जाएगा, एनी बेसेंट गलत हो जाएगा, नेहरू भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर होगा एम एन रॉय। अब यहाँ पर आओ, ये डायलॉग पूछा गया है। एमपीपीसीएस 2022 में पूछा जा चुका है और हो सकता है आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं में भी ये सवाल रिपीट कर दिया जाए। कह रहा है कि किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायनों में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। ये डायलॉग है गांधी जी का, एज इट इज आप रट्टा मार लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इस डायलॉग को 4 से 5 बार पढ़ो, ये याद हो जाएगा, क्योंकि डायलॉग आम तौर पर रिपीट होते हैं, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि गांधी जी ने पहले कुछ डायलॉग मारा, अब जो आगे आने वाली परीक्षा होगी उसमें कुछ डायलॉग होगा। गांधी जी तो अब रहे नहीं हैं, तो डायलॉग उनके जो ये डायलॉग्स हैं, वो फ़ेमस हो चुके हैं। तो इस वजह से आपको ये सारे के सारे उनके कथन याद करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव, ये किया गया था किसमें? फिर से पढ़ो इसको, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव, ये किया गया था किसके द्वारा? आपको दिया गया है साइमन कमीशन के द्वारा ऑप्शन में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ये तो गलत हो जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन भी गलत हो जाएगा, साइमन कमीशन सही नहीं होगा, चूँकि संविधान सभा के बारे में इसमें नहीं कहा गया है, ठीक है? जस्ट वेट, निर्वाचित संविधान सभा इसलिए गलत हो जाएगा। आगे देखो क्रिप्स मिशन, आपसे कह रहा है कि सबसे पहले, है ना? क्रिप्स मिशन ये आया था 1942 में और कैबिनेट मिशन ये 1946 में आया था। इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्रिप्स मिशन होना चाहिए, 1942 का। चूँकि आपसे संविधान सभा किस अधिनियम के माध्यम से बनी, ये नहीं पूछ रहा है। अगर ये पूछता तो 1946 कैबिनेट मिशन सही उत्तर होता।
आपसे पूछ रहा है कि संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण का करने का प्रस्ताव ये किया गया था किसके द्वारा? तो सही उत्तर होगा क्रिप्स मिशन। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? 48 पर। नेक्स्ट देखो 49। इसमें क्या कह रहा है? क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के बारे में ये कथन दिए गए हैं और कह रहा है कि सही कथन की पहचान करो। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। जस्ट वेट। क्रिप्स मिशन में संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और भारतीय रियासतों के द्वारा नामित सदस्य होंगे। हाँ, ये ठीक है। आगे क्या कह रहा है? नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा, उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग से संधि पर हस्ताक्षर करे। ये भी सही है, दोनों कथन आपके सही हो जाएँ। ये आईएएस 2022 में पूछा जा चुका सवाल है। आगे बढ़ो जरा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या ये कितनी निर्धारित यानी एक सीट ये कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करेगा? ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। और ये मैंने आपको बताया हुआ है 10 लाख। याद रखिएगा पूछा जा चुका है। पीसीएस 2003 में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है? तो ये भारत के संविधान में जो महत्वपूर्ण अधिनियम है और संविधान सभा है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन्स हैं। ठीक है? और इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट चार्ट पर कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको 2-3 जानकारियाँ दे दूँ। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें पॉलिटी आता है, खास तौर से यूपी पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी किसी में भी पॉलिटी को कंप्लीट हमारे एप्लीकेशन पर कवर करवाया जा रहा है। और अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं, तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर आना होगा, इससे रजिस्टर करके आप इस बैच से जुड़ सकते हो। और बैच से जुड़ने के लिए KD01 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, ताकि आपके जो प्राइसेज़ हैं, वो कम हो सकें। ठीक है? इस बैच से अगर आप जुड़ते हो, तो आपको इसकी पीडीएफ प्रत्येक क्लास की कंपाइल्ड पीडीएफ आपको दी जाएगी और साथ ही साथ इस पीडीएफ को आप हमारी एप्लीकेशन में तो पढ़ ही सकते हैं, इसको डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।